नमस्कार, मैं हिमांशु रावत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धनरास, विकासखंड चकरौता, जिला देहरादून, राज्य उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी हिंदी की कक्षा में हम कक्षा 5 के पाठ 4 नन्हा फनकार की यहाँ चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमारे जो चर्चा के विषय हैं वह इस प्रकार से हैं। सस्वर वाचन, कठिन शब्द और उनके अर्थ, मुहावरे, अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर का अर्थ होता है जिसकी 4 कोने हों। तो ऐसे ही किसी पत्थर के पास वो लड़का बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाई का अर्थ यहाँ पर होगा धीरे धीरे से। और छैनी हथौड़ा। छैनी हथौड़ा एक प्रकार का औजार होता है जिससे हम फर्श, पत्थर आदि को तोड़ने का काम करते हैं। उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। जिस पत्थर की बात कर रहे हैं उस पत्थर पर इसने क्या किया था कि घंटियों की नक्काशी, या हम कह सकते हैं घंटियों के चित्र बनाए और कड़ियों के यहाँ चित्र बनाए थे इस पत्थर पर। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई। अध बनी मतलब वह अभी पूरी नहीं बनी थी, आधी बनी थी। तो उस पर छैनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी का अर्थ होता है कि वह आकृति पत्थर पर उकेरने लगा, पत्थर पर घंटी का चित्र बनाने लगा। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। किरचों का अर्थ होता है पत्थर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई पत्थर टूटता है तो बहुत महीन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कह सकते हैं वो छितर जाते हैं या बिखर जाते हैं। ऐसे ही जब वह हथौड़े से पत्थर पर वार करता था तो वहां किरचें यानी पत्थर के छोटे महीन टुकड़े बिखरने लग जाते थे और वह आंखें सिकोड़ लेता। जैसे ही वह महीन टुकड़े पत्थर की, जिन्हें हम किरचे कह रहे हैं, वह उड़ती तो वह अपनी आंखों को बंद कर लेता या सिकोड़ लेता, उन्हें छोटा कर लेता, ताकि यह पत्थर के छोटे टुकड़े क्या हैं उसकी आंख पर ना आग लगे। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। गुनगुनाने का अर्थ होता है गाने के रूप में वह कुछ बोलने लगता, बहुत ही धीमी आवाज में। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराश का अर्थ होता है जो उसके साथ दूसरे काम करने वाले लोग थे, अर्थात जो वहां पत्थर पर आकृति बनाने वाले दूसरे और लोग थे, वह सभी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। डूबे हुए का अर्थ है कि वह अपने काम में मग्न थे, लगे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। मतलब उसके पिताजी उसे एक बार कुछ करना सिखाते थे, पत्थर पर कोई नक्काशी एक बार करना सिखाते थे तो वह पत्थर पर सीधी लकीरें और घुमावदार यानी कुछ इस तरीके की आप कह सकते हैं नक्काशी जिसमें घुमाव आदि होते, वह क्या कर सकता था, उकेर सकता था। वह उस पत्थर पर ऐसी नक्काशी को या ऐसे डिजाइन को बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। इसका मतलब यह है कि जितना भी काम केशव ने किया अब तक उसमें सबसे मुश्किल काम उसके लिए था पत्थर पर घंटियों की नक्काशी यानी आकृतियों को उकेरना। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा
जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीश, नफीश का अर्थ होता है सुंदर, महीन का मतलब बहुत छोटे छोटे, तो बहुत छोटे छोटे सुंदर बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। यहां इन चीजों की बात, जैसे बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े की चर्चा है, क्योंकि नक्काशी का यानी पत्थर पर आकृति बनाने के यह काम सबसे कठिन काम थे। तो वह चाहता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, वह अभ्यास करता रहे अगर, तो वह इन सभी आकृतियों को पत्थर पर उकेर सकेगा। ठीक वैसे ही या ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, यानी उसके पिता को नक्काशी के इन कार्यों में महारत हासिल हो गई। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। जैसे हमारा एक शहर है देहरादून, उसी प्रकार से आगरा भी एक शहर है। तो उसके पिता मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे, यानी आगरा रहने से पहले वो गुजरात रहा करते थे और गुजरात से ही वो आगरा आए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। बादशाह थे, इनका नाम था अकबर। तो अकबर आगरा में किला बनवा रहे थे, जिसे हम आगरा के किले के नाम से भी जानते हैं। इसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। इसका अर्थ यह है कि केशव के माता पिता केशव के जन्म से पहले गुजरात से आगरा आ गए थे। उसे गुजरात के पुश्तैनी, जो पुश्तैनी का अर्थ होता है वह जो हमारे माता पिता और उनके माता पिता और उनके भी माता पिता के समय से चला आ रहा है, यानी हमारे पूर्वजों का एक तरीके से। गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, अर्थात जो केशव था वह कभी अपने दादा दादी कह लीजिए उनके गांव नहीं गया था। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो आगरा की गलियों की बात की जा रही है कि यही क्या था, जो केशव था उसका घर था। यही जो था केशव का घर था, मतलब केशव यहीं पर रच बस गया था, उसे आगरा ही अपना घर लगता था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। इसका अर्थ है कि जब केशव अपना काम कर रहा था तो छेनी हथौड़ों की आवाज आ रही थी। जब हथौड़े से छेनी को पत्थर पर मारा जाता था तो ठक ठक और खड़ खड़ की आवाज होती थी। पर इस ठक ठक और खड़ खड़ की आवाज के बीच केशव को किसी के कदमों की आवाज भी सुनाई पड़ी, मतलब कि उसे आहट हुई कि कोई आ रहा है। इसलिए अचानक एकदम से कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। उस कदमों की आवाज से केशव चौंक गया और उसने अपना काम रोक दिया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। केशव को यह आवाज सुनाई दी जिसमें कहा गया, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर, तुमने खुद बनाई हैं। केशव को एक प्रश्न भी सुनाई दिया जिसमें पूछा गया था कि यह घंटियां तुमने बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई, क्योंकि वह नीचे बैठकर काम कर रहा था, तो उसने ऊपर देखने के लिए अपनी आंखों को उठाया तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता
नजर नहीं आ रहा? केशव ने बड़े रौब से ये बात कही कि हाँ, ये घंटियां मैंने ही बनाई हैं और मैं यहाँ नक्काशी पर और मैं यहाँ पत्थरों पर बैठकर नक्काशी कर रहा हूं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि ये घंटियां मैं बना रहा हूं। देखते नहीं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। पत्थर को तराशने का अर्थ है कि पत्थर पर घंटियों की आकृति को मैं ही बना रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी मतलब रौब के साथ उसने यह जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे दिख रहा है कि ये तुमने ही बनाई है, बट तुम इतने छोटे हो और ये जो आकृतियां पत्थर पर उकेरी गई हैं या बनाई गई हैं या नक्काशी की गई है, ये इतनी सुंदर है कि लग नहीं रहा है कि इतना छोटा बच्चा इन नक्काशियों को बना सकता है। वह आदमी ऐसा हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूं। केशव ने कहा कि मैं 10 साल का हूं। उसका कहने का अर्थ था कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, बल्कि मैं बड़ा हूं। 10? अच्छा, 10 साल के हो तुम? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। पास में ही वहां एक पत्थर रखा हुआ था, तो जो वह आदमी था जिसके कदमों की आवाज केशव ने सुनी थी, वह वहीं पास पत्थर पर बैठ गया। उसने कहा, 10 साल के हो तुम? तब तो काफी बड़े हो। का कहने का अर्थ था कि अगर 10 साल के हो तो आप यकीनन एक बड़े बच्चे हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो वह आदमी जो केशव के पास बैठा था, उसने केशव से कहा कि जब मैं 13 साल का था तब मैंने एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। क्योंकि वह आदमी नीचे बैठ गया था, तो केशव को उस आदमी को देखने में अब आसानी हो रही। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, यानी वह व्यक्ति जो था वह 30 साल से ऊपर का था। कद मंझोला था, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। वह सफेद अंग रखा, यानी सफेद कपड़े कुछ इस तरीके से, ये आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे, और पजामा पहने हुए था। ये आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। तो अंग रखा और पजामा पहने हुए वह आदमी था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। ये आप यहां देख सकते हैं कि उसके लंबे बाल हैं, जो कि एक लाल रंग की पगड़ी है इसमें ढके हुए हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। ये केशव ने बोला नहीं, बल्कि उसने अपने मन में ऐसा सोचा कि यह जो आदमी है यह बहुत बड़ा, यानी बहुत पैसों वाला आदमी है, क्योंकि इसके गले में बहुत महंगी मोतियों की माला और जो हाथ की उंगलियां हैं वहां बहुत सारी अंगूठियां हैं। तीखी नाक, तीखी मतलब एक तरीके से इस तरीके से नुकीली टाइप की। बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। ये उस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि वो आदमी कैसा था। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। घनी मूछें मतलब उसकी मूछें बहुत ज्यादा थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व मतलब कि वह व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति के बारे में सोचना कि वह धनी व्यक्ति है कि कैसा व्यक्ति है, आदि बातों को सोचना, उसके व्यक्तित्व के बारे में
मुआयना कर ही रहा था। मुआयना मतलब सोचना, एक तरीके से ढूंढना, देखना कि वह व्यक्ति क्या है, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इशारा का अर्थ होता है कि उस ओर ध्यान केंद्रित करवाना। इशारा करना मतलब दिखाना कि उस ओर देखो, एक तरीके से। इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। वहां एक कोई पत्थर होगा जिसमें एक पूरी लड़ी बनानी थी घंटियों की, तो उसमें अभी पूरी घंटियां नहीं बनी हुई थी, तो उस ओर ही इशारा किया, उस ओर दिखाया कि देखो अभी इस लड़ी में काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यानी वहां कोई तेजी से दौड़कर आया। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, हुजूर, उसने, जो व्यक्ति दौड़कर आया, उसने इस व्यक्ति को, यानी जो इस सफेद अंग रखा पहने हुए था व्यक्ति, इनको कहा, संबोधित किया, इनको हुजूर नाम से पुकारा। माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वह व्यक्ति जो दौड़कर आया, उसने कहा कि जब आप आए मुझे आपके आने के बारे में नहीं पता चला। हाँफते हुए उसने कहा, क्योंकि वह दौड़कर आया था तो उसकी सांस फूल गई थी, तो उसने बिना रुके, बिना सांस लिए उसी वक्त तुरंत हांफते हांफते बोला। फिर वह मुड़कर भौचक मतलब चौंकते हुए, भौचक मतलब अचरज हो जाना, खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ। बेवकूफ का अर्थ होता है मूर्ख। खड़ा हो, तू बैठा क्यों है? क्योंकि वह बैठा हुआ नक्काशी कर रहा था। उस जो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसने केशव से कहा कि खड़ा हो। हुजूरे आला, हुजूरे आला का अर्थ होता है एक तरीके से कोई बहुत बड़े व्यक्ति के सामने बैठने की जुर्रत। जुर्रत का अर्थ होता है कि हिम्मत। कैसे की तूने, यानी ये जो यहां व्यक्ति आए हैं, यह बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बादशाह हैं, और इनके सामने बैठने की तेरी जुर्रत, हिम्मत कैसे हुई? झुक कर सलाम कर इन्हें, सलाम कर इन्हें। उस व्यक्ति ने केशव से कहा कि इनको सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका, यानी उसे आशंका हुई। माथा ठनके का अर्थ होता है आशंका होना। यह एक मुहावरा है। आशंका होना, यह एक मुहावरा है। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवाशी यानी अपने होश में ना होना, बेहोशी की हम कह सकते हैं एक स्थिति में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि यह जो व्यक्ति हैं यह बादशाह हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और मैंने गुस्ताखी यानी गलती कर दी है इनके सामने बैठकर और तलखी से यानी तेज स्वर में इनके साथ बोलकर। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों का अर्थ, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है भय से किसी को देखना या डर के मारे किसी को देखना। जब खरगोश का कोई शिकार करता है बड़ा जानवर, तो वह इसी प्रकार से डर की नजरों से देखता है। वैसे ही यहां केशव देख रहा था। से अकबर को देखने लगा, यानी
डर के भाव से वह अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। दखल अंदाजी मतलब टोका टोकी, टोकना एक तरीके से, क्योंकि जो अकबर थे वह केशव से बात कर रहे थे और उसी बीच कौन आ गए, जो पहरेदार थे वह दौड़े दौड़े चले आए, तो यह अकबर को अच्छा ना लगा। उन्होंने खींच कर का अर्थ होता है चिढ़कर, पहरेदार को वहां से जाने का इशारा किया। इशारा करते हुए कहा, यानी इशारा यहां पर अर्थ है कि उन्होंने कहा एक तरीके से पहरेदार को कि तुम यहां से जाओ। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, यानी मैं और केशव, हम दोनों को कुछ देर के लिए आप अकेला छोड़। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में। असमंजस मतलब, असमंजस का अर्थ होता है स्थिति के बारे में पता न होना, अस्पष्ट होना में था। मतलब असमंजस में था कि उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का अर्थ होता है आदेश, के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, क्योंकि अब वह डर चुका था। उसके सामने बादशाह अकबर थे तो वह डर चुका था, इसलिए उसका दिल जो था वह जोर जोर से धड़क रहा था, वह डर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बात करते हुए उसे अब डर कम लगने लगा। प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। जो उसका डर था अब वह धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि उसे यह पता चल गया था कि अकबर उनसे नाराज नहीं। क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव। उसने नपा तुला जवाब दिया। नपा तुला मतलब सीधा सीधा जवाब दिया। ज्यादा जिस तरीके से वह पहले बोल रहा था, घुमा फिरा कर बातों को, अब वह वैसा ना बोल करके जो उससे प्रश्न पूछा जा रहा था उसे सीधे सीधे तौर पर बताने लगा था। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अकबर ने ऐसा पूछा। उलझन में, उलझन मतलब जब किसी चीज का पता नहीं चलता कि इस स्थिति में हम क्या करें। केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने तुरंत कहा हाँ, सिर हिलाते हुए कहा, मुंह से नहीं बोला बल्कि सिर हिलाया और कहा हाँ। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैनी का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि केशव हथौड़ी और छैनी से ही पत्थर पर नक्काशी का काम कर रहा था। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा। फुर्ती का अर्थ होता है तेजी से, और उनका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव का मतलब बहुत जल्द, तुरंत जाना और तुरंत आना। वह अकबर के लिए, जो बादशाह अकबर थे, उनके लिए छैनी और हथौड़ा ले आया जो उसके पिता का था। दोस्ताना अंदाज मतलब दोस्ती के रूप में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। एक तरीके से अकबर ने 10 साल के केशव को यहाँ अपना गुरु बना लिया था, और अकबर बिल्कुल जैसे कि केशव के दोस्त हों उसी की तरह जमीन पर बैठ गए, और जमीन पर बैठने के बाद बोले कि अब मुझे बताओ तुम कि मुझे करना क्या है। केशव ने संदेह भरी नजरों से, मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी भी, अकबर की ओर देखा। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि बादशाह अकबर उसके बगल में बैठे हुए हैं और यह सब करने की बातें कर रहे हैं। हुजूर मतलब एक तरीके से मालिक, राजा, क्या आप यह सब करेंगे? कहने का अर्थ यह है कि आप तो राजा हैं, बादशाह हैं,
आपको ऐसा काम करने की क्या जरूरत? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। अकबर ने ऐसा कहा कि तुम इतने अच्छे गुरु बन सकते हो कि तुम मुझे यकीनन यह सिखा ही दोगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। सक पकाने का अर्थ होता है हड़बड़ाना। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप बादशाह हैं। आप ही तो हम सभी को देख रहे हैं। तो आप यह कार्य यानी इस काम को करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमने मतलब वो कहना नहीं चाहता था। अनमने का अर्थ हो गया कि वो ऐसा कहना नहीं चाहता था, उसके मन में ये बात नहीं थी, फिर भी वह इस बात को कह गया। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। तो अकबर बता रहे हैं कि जो तुम काम कर रहे हो, इसी प्रकार का कुछ काम मैंने पहले भी किया है। पिछले ही हफ्ते क्या था, कोई एक डलिया, एक पात्र होता है, बर्तन कह लीजिए, उसमें मिट्टी थी, उसे भरकर ढो रहे थे। तो मैंने उनकी उस डलिया को ढोने में क्या की थी, मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? बादशाह अकबर ने पूछा। केशव अभी भी असमंजस में मतलब उसे स्थिति क्लियर नहीं थी। उसे स्थिति साफ साफ नहीं पता थी कि वह क्या करे की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। मतलब जब वो बादशाह अकबर को सिखा रहा था कि नक्काशी कैसे करते हैं, तो उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और उस पर कोयले से, जब हम कोयले से लिखते हैं तो वहाँ काला आ जाता है, तो वैसे ही कोयले से उस पत्थर पर उसने कुछ आकृतियां बनाई। नमूना मतलब आकृतियां बनाना। आसान सा नमूना यानी आसान सी कुछ आकृतियां बनाई और गंभीरता से कहा, और बिल्कुल गंभीर होकर के। अब उसे डर नहीं लग रहा था कि वो बादशाह अकबर के सामने है। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, यानी जो मैंने लकीरें यहाँ उकेरी हैं, इन्हीं पर छेनी रख करके हथौड़े से वार करना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। यानी नक्काशी का काम होता है वो बहुत बारीक काम होता है, महीन काम होता है, उसमें धीरे धीरे से मारना होता है। लेकिन अकबर ने बहुत जोर से यहाँ क्या कर दिया, हथौड़े का वार छेनी पर किया, जिससे छेनी जो थी उसने पत्थर को ज्यादा काट दिया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, अरे ऐसा नहीं करना है। केशव बोला, धीरे धीरे से हथौड़ी को मारिए। ऐसे उसने यह करके दिखाया। और हां, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे यानी पत्थर के जो छोटे महीन टुकड़े हैं वो उड़कर आंखों में चली जाएंगी, यानी आपकी आंखें चोटिल या घायल हो जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान, तब भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था, का बादशाह यानी राजा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। यानी वह उस बड़े व्यक्ति पर अपनी धाक यानी अपनी कला को जो प्रदर्शित कर रहा था, उसी की धाक जमाना मतलब उन्हें
दिखाना कि मैं बेहतर हूं। उसे ऐसा करने में वहां मजा आने लगा। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। मतलब उसे त्योरियां चढ़ने का मतलब उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता। यहां आप कुछ शब्द देख रहे होंगे जैसे फौरन, जरा। इनके नीचे यह बिंदी है, इसे नुक्ता कहा जाता है। ऐसे शब्द फारसी और अरबी के होते हैं। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति यानी मना करना। असहमति का अर्थ होता है मना करना। तो अकबर उससे पूछते कि केशव क्या मैं यह काम सही कर रहा हूं? तो केशव सर हिलाकर कहता, नहीं, आप गलत कर रहे हैं। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान का अर्थ होता है आराम। और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। इसके बाद वह केशव जो काम कर रहा था वह केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास मतलब पता न चलना नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। यह कौतूहल का अर्थ है उत्सुकता से देख रहे थे। मतलब उन्हीं को देख रहे थे कि यह दोनों क्या काम कर रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मतलब वह नक्काशी ही नहीं बना रहा था, बल्कि कुछ न कुछ नए डिजाइन को, नई आकृतियों को भी वहां तराश रहा था, जिससे कि जो वह बना रहा था वह बहुत ही सुंदर, नफीस शब्द आया था, नफीस लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार, फनकार का अर्थ होता है किसी काम में माहिर व्यक्ति। जैसे आपने यहाँ केशव के पिता के बारे में सुना था कि वह बहुत सी ऐसी आकृतियों को उकेर लेते हैं जो बहुत कठिन थी, तो वो फनकार थे, अपने काम में माहिर थे। तो ऐसे ही अकबर ने कहा केशव को कि आप बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? कारखाने का अर्थ होता है जहां बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। बड़ी बड़ी ही नहीं, जहां पर बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें बनती है, तो उनको कारखाना कहा जाता है। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत यानी जो बादशाह अकबर थे, जहां पर वो जितने बड़े क्षेत्र में वो राज करते थे, तो उस क्षेत्र पूरे को सल्तनत कहा गया है। कि सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार, फनकार जो किसी काम में माहिर होते हैं, शिल्पकार जो आकृतियों को, जैसे पत्थर पर बहुत सी आकृतियों को बनाते हैं, तो उनको शिल्पकार कहा जाता है। काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार यानी चित्रकार, गलीचों के बुनकर यानी जो दरियां होती हैं उनके बुनकर की बात कर रहे हैं। संग तराश जो पत्थरों पर नक्काशी का काम करते हैं। पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, शिल्पकार यहां भी आया है और यहां भी। तो जो किसी भी वस्तु को एक शेप, किसी भी वस्तु को एक कह सकते हैं आकृति प्रदान कर देते हैं, तो उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, यानी वह बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर एक तेज आया था कि उसे एक औहदा दिया जा रहा है, यानी उसे अच्छा बताया जा रहा है। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए,
जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, मतलब इसी तरीके से आप दिल लगा करके यहाँ काम करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने अकबर से पूछा कि हुजूर, मालिक, महाराज, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से यानी कौतूहल से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव, बादशाह अकबर बोले। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। धूम मची रहने का मतलब कि पूरे संग तराश जो वहां काम कर रहे थे उनके बीच केशव का नाम ही चलता रहा। सब केशव की ही बातें करते रहे। धूम मचने का मतलब केशव के बारे में ही बात करना। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। यानी जो बादशाह से मुलाकात का मतलब मिलना, तो जो वो बादशाह अकबर से मिला वह सबको यह बात बताता रहा कि मैंने बादशाह अकबर के साथ इस तरीके से बात की। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध का अर्थ होता है जिसे बहुत सारे लोग जानते हों। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार यानी फनकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान यानी अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, यानी अपने पिताजी को उसने संबोधित किया। पिताजी को बोला, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है। फिर वे सीकरी में, सीकरी आगरा की तरह ही एक जगह है जो आगरा के पास थी, यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। संतान का अर्थ होता है बाल बच्चे होना, यानी उन बादशाह अकबर की कोई संतान यानी बच्चे नहीं थे, तो इस कारण से बादशाह अकबर परेशान रहते थे, ऐसा केशव के पिताजी ने बताया। वे बहुत से साधु संतों और फकीर लोग जो राह में चलते रहते हैं, जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, इसी प्रकार से साधु संत भी होते हैं, के पास गए। भटकते भटकते मतलब इधर उधर जाते जाते, कभी यहाँ कभी वहां साधु संतों के पास, बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। यानी सीकरी में कौन रहते थे? ख्वाजा सलीम चिश्ती। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। यानी ऐसा ख्वाजा सलीम चिश्ती ने बताया, जो एक फकीर थे। उन्होंने बादशाह अकबर को बताया कि आपकी एक नहीं बल्कि 3 संतानें होंगी, यानी आपके यहाँ पुत्र होंगे या पुत्रियां होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। यानी बादशाह अकबर के 3 पुत्र हुए, एक थे शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। बिल्कुल सही, पिताजी ने कहा। हाँ, तुमने बादशाह अकबर के तीनों बच्चों के सही नाम बताए। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। यहाँ पर नुक्ता आया है। फैसला करने का अर्थ होता है ऐसा निर्णय लिया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। यानी सलीम चिश्ती के नाम पर ही बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम यहाँ सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं।
केशव उनींदी आवाज में बोला, मतलब ऐसी आवाज जैसे उसे नींद आ गई हो धीरे से। पिताजी ने देखा कि उसका लाडला यानी प्रिय प्यारा बेटा सो गया है। तो इस प्रकार हमने नन्हे फनकार की इस कहानी को यहाँ पढ़ा और समझा। अब चलते हैं हम अपने अभ्यास की ओर। केशव की घंटियां, माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? क, केशव के काम की तारीफ में। ख, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। च, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द बोले गए थे ये अकबर के द्वारा बोले गए थे। आपको बताना है कि अकबर ने ऐसा क्यों कहा और ये इनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। तो आपने यह पाठ पढ़ा है, समझा है, तो आप इसका उत्तर स्वयं बताएंगे। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। या आपके आसपास कोई ऐसी इमारत है जहां पर सुंदर नक्काशी की गई है? अगर है तो उसे आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है, उसके चित्र को। इसी प्रकार से आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। यानी कोई व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाता है तो क्या कारण होते हैं उनका दूसरे स्थान में जाकर बस जाने के, आपको ये पता करने हैं। कहानी से अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी यानी टोका टाकी अच्छी क्यों नहीं लगी? आपको इसका उत्तर बताना है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब था या क्या मतलब है? खरगोश सी कातर आंखें, इसका अर्थ मैं बता चुका हूं, आप याद कीजिए कि इसका अर्थ क्या है। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ अन्य पशुओं से संबंधित उदाहरण बताइए। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? इसका उत्तर आपको बताना है। केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। वह 10 साल का एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे अक्सर काम नहीं करते, तो इस तरह से काम करना क्या ठीक है? यदि नहीं है तो आपको कारण बताना है क्यों नहीं है। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। जो उसकी मुलाकात थी किसके साथ? बादशाह अकबर के साथ। उस मुलाकात को उसने सबको बताया, तो आपको यह बताना है कि वह क्या कहता होगा। आशा है आज की कक्षा के हमारे जो चर्चा के बिंदु थे वह सभी आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।